दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9 के बारे में बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट में हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है और इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और जो क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं उन चैप्टर्स में हमें नॉट मोर देन 2 राइट एंगल इंक्लूडेड, यानी किसी भी क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा राइट एंगल वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। तीसरा, जो एंगल्स हमें क्वेश्चंस में यूज़ में लेने हैं वो 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया जाएगा वो या तो 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इन तीनों के अलावा और कोई भी एंगल नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है जिसके बारे में हमने लिखा वो है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे पास 2 डायग्राम है। देखिए, हम पहले फर्स्ट डायग्राम में चलते हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास है एक टावर और एक आदमी है, जो वो आदमी उस टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है दोस्तों। जब वो आदमी अपनी आंखों से टावर के टॉप को देखेगा और उसकी आंखों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक है दोस्तों, जैसे वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से उसकी आंखों से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा खींचूं तो वो जो लाइन होगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है दोस्तों। 2 ही लेवल होते हैं हमारे पास, एक वर्टिकल जिसमें लाइन न्यू वर्टिकली कोई चीज़ खड़ी हो और दूसरा है बिल्कुल स्ट्रेट। तो हम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी आंखों के सीध में जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लेवल। और जैसे मैं यूँ ऊपर के किसी चीज़ को देख रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे देख रहा है, तो जिस टॉप को जो लाइन टॉप उसकी आंखों से और टावर के टॉप को जो लाइन जॉइंट कर रही है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सबसे पहला टर्म क्या है, जहां से वो देख रहा है उसकी नज़रों से लेकर और जिस टावर के टॉप को वो देख रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है ना उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मतलब यह है उसको देखने की जो लाइन है ना, वो टावर के टॉप को देखने की लाइन। दूसरी चीज़ है कि उसकी आंखों की जो स्ट्रेट लाइन है, आंखों से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोल रहे हैं, उस हॉरिजॉन्टल लेवल से और उस टावर के टॉप के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी अगर आंखें सीधी रहेंगी, यहाँ से आंखों को अगर सीधे नॉर्मली आंखें सीधी रहती हैं और वहाँ से मैं यूँ ऊपर देखूंगा तो मेरी आंखों के बीच में और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बनेगा जो इसमें दिखाया गया है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब, हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एलिवेशन का मतलब होता है कि उठना, किसी चीज़ का उठना। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल लेवल से नज़रें ऊपर की तरफ उठ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो ये टावर की हाइट ली जाएगी उसको ग्राउंड लेवल से या किसी भी हाइट से लिया जाएगा तो उसको 90 डिग्री पे ही माना जाए। ये इस चैप्टर का अजम्पशन है कि जब कभी भी कोई टावर, कोई बिल्डिंग या कुछ भी ऐसी हाइट वाली चीज़ ली जाएगी तो उसका या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से या जो ग्राउंड लेवल होगा उससे उसका एंगल क्या माना जाएगा, 90 डिग्री माना जाएगा। कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर ज़मीन उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल कैसा माना जाएगा। तो ये इस चैप्टर का अजम्पशन है कि जब कभी भी ऐसे हाइट के लिए माना जाएगा तो ट्राइंगल जो बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। उसके फुट ऑफ फुट जो रहेंगे टावर के या किसी भी बिल्डिंग के, तो वो किसी भी या तो ग्राउंड लेवल के साथ में या किसी भी हाइट पे कोई घर हो उसकी छत पे टावर लगाओ तो उसके साथ में हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोस्तों, ये तो हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन की बात। जब हम नीचे से किसी ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हैं। अब हमारे पास है दूसरा केस, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि जैसे कि कोई आदमी किसी बिल्डिंग पे या किसी हाइट पे खड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। वो हाइट कुछ भी हो सकती है, हम h हाइट मान लेते हैं, ठीक है। h हाइट की एक बिल्डिंग है या टावर है या कुछ भी मान लीजिए जिस पे वो खड़ा हुआ है और वहाँ से वो ज़मीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक गमला हो सकता है, एक साइकिल हो सकती है या कुछ भी
कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर कोई छोटा सा प्लांट हो सकता है, उसको देख रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, क्या अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से लेकर उसकी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन आएगी, वो क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल लेवल। वो लेवल अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। मैं चाहे जमीन पे खड़ा हूँ, चाहे किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, मेरी नॉर्मल जो आंखें रहेंगी, नॉर्मल आंखों की जो साइट रहेगी वो हॉरिजॉन्टल रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी इस आदमी की जो आंखों की हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो बिल्कुल उसके जस्ट स्ट्रेट लाइन में होगा। फिर अब वो क्या कर रहा है, उस बिल्डिंग से नीचे देख रहा है, तो नीचे देख रहा है ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, इस ओ ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, तो उसको अपनी नजरें हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या करनी पड़ रही है, नीचे करनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे स्ट्रेट लाइन न्यू है तो नजरों को नीचे करके देखेगा तभी उसको नीचे का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इसमें जो हमारे पास एंगल ऑफ, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इसको मैंने थीटा नाम दिया है, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो जैसे हमने यहाँ पे एलिवेशन टर्म की बात की कि एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन का मतलब बढ़ता हुआ, उठता हुआ। ऐसे ही डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का नीचे हो जाना। जैसे कॉन्फिडेंस है किसी का डाउन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसका नेगेटिव मतलब ही होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका क्या हो गया, डाउन हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से उसकी नजरें क्या हो गई, नीचे झुक गई। तो जो उसकी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेवल और जो उसकी लाइन ऑफ साइट बनी उस ऑब्जेक्ट के बीच की, जो वो एंगल हुआ, वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जहाँ से खड़े होकर हम जिस चीज़ को देख रहे हैं तो वो जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसमें ऊपर उठती हुई होगी, इसमें लाइन ऑफ साइट नीचे झुकती हुई होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कि हॉरिजॉन्टल लेवल से हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम यहाँ पे हम किसी बिल्डिंग की हाइट h हाइट पर है, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल के कंपैरिजन में नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जितना हमारे आंखें जितनी झुक रही हैं, हमारी नज़र जितनी झुक रही है, वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आ गई। इसमें भी हम क्या मान के चलेंगे कि जिस बिल्डिंग पे या जिस टावर पे या जिस घर पे वो आदमी खड़ा हुआ है, वो ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास दो केस हो गए, जिनमें फर्स्ट केस में हम एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे में एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इन दोनों केसों के बारे में अब जैसे क्या हुआ कि नॉर्मल दोनों केसेस में यहाँ पे भी 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। लेकिन देखिए, अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इस वाले केस में राइट एंगल ट्राइंगल ये नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें भी ये जो हाइट होगी ये परपेंडिकुलर ही होगी, इसको हम 90 डिग्री ही मानेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं डायग्राम को इसको अगर अलग से बना लूँ तो मेरे पास ये डायग्राम बन रहा है इस तरीके से, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। लेकिन दोस्तों हमें अच्छी तरह पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इनको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल किसके होगा, इस एंगल के। तो सेम इस केस में क्या होता है, ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, क्योंकि जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल जो लेवल होगा, जो इस आदमी की आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो लाइन, और जो ग्राउंड लेवल होगा वो दोनों लाइन आपस में कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और उन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन ऑफ साइट कट करेगी तो दो एंगल बनेंगे हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों एंगल ही ये रहेंगे, ये और ये, इस तरीके से। ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो ही यहाँ पे एंगल आएगा।
ठीक है। तो जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को इस तरीके से लेकर और फिर हम डायग्राम ऐसे ही लेंगे लेकिन हम एंगल ये वाला ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, बात एक ही रहेगी, ये जो एंगल होगा वो एंगल ये रहेगा। ये जो चीज़ें थी नॉर्मल हम बात करने वाले थे, ये बात कर चुके हैं और ये हमें पता चल गया है कि इस चैप्टर में हमें किस किस एंगल्स के बारे में बात करनी है, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। तो हमारे पास 6 फंक्शन थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके साइन 30, 45 और 60 इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, उन वैल्यूज़ को हम इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है एग्जांपल, देखते हैं हम इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके और ये हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आंसर निकालेंगे, इन सब को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो बुक में गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक टावर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टावर ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमने टावर ड्रॉ कर लिया और ये हमारी ग्राउंड लेवल, ये हम स्ट्रेट ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल और ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे। अगर हम मान लेते हैं ये यहाँ से 15 मीटर अवे है, 15 मीटर, ठीक है, और ये वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है वो। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, यानी इस टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया जाता है, ये हमें बताया जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हमें इस टावर की क्या हाइट पता करनी है। ठीक है, ये टावर है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे पास क्या, और इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर है। तो सबसे पहले ये जो केस पूरा हुआ, इस केस को हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट AB is the height of tower। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ टावर। दूसरा BC, BC is the distance between object and foot of the tower, जो कितनी है, which is equals to 15 मीटर। ठीक है, दो हो गए। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB, एंगल ACB विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। और
इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल राइट एंगल एट B। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है बेस। BC क्या है? बेस, हम इसको बेस ही लिखते हैं, इसको क्या मानते हैं? बेस। और इसको, इस डिस्टेंस को अपन क्या है? परपेंडिकुलर मानते थे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास एंगल है 60 डिग्री और बेस गिवन है, हमें चाहिए हाइट यानी परपेंडिकुलर। तो हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोल और सोना चांदी तोड़। ठीक है, ये ट्रिक पढ़ी थी हमने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं हमें क्या चाहिए? बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है? इस केस में आ रहा है। देखो, ई परपेंडिकुलर बी बेस, यानी 10 के केस में। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे एंगल 60 डिग्री के लिए, टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखिए tan के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AB अपॉन बेस क्या होगा? BC। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, इज इक्वल्स टू AB कितना है? AB हमें पता नहीं है, AB निकालना है हमें, और BC 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या आ गई? AB की हाइट आ गई, AB की हाइट आ गई। अगर इतना पूछा जाए तो ठीक है, अदरवाइज √3 की क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू गिवन रही। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपको √3 इज इक्वल्स टू 1.73 ऐसे, तो क्या करेंगे? 15 इंटू 1.73 कर देंगे हम, 15 45 7 4 105 4 109 10 15 10 25 25.95। ये क्या हो जाएगी? टावर की हाइट। तो लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 25.95 अगर वैल्यू गिवन हो √3 की तो। ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर 15 √3 तो आ ही गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें पता है, ये पहले बता दिया था कि हमें ऐसे ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल इंक्लूड हो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि कोई आदमी है जो यहाँ से यहाँ देख रहा है, फिर बोल रहा है यहाँ से यहाँ भी देख रहा है, तो उसमें राइट एंगल कितने हो सकते हैं? ऐसे केस 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एग्जांपल देखते हैं हम जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन हो और भी चीज़ें जिसके बारे में अलग अलग बातें डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास NCERT बुक का चैप्टर 9 का एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 क्या है? देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यानी एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको एक फॉल्ट ठीक करना है पोल पर, जिसकी हाइट क्या है? 5 मीटर। एक पोल है जिसकी 5 मीटर हाइट है। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। यानी उसे पोल की जो टोटल हाइट है उससे 1.3 मीटर बिलो तक पहुंचना है। ठीक है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, उस रिपेयर वर्क को सही करने के लिए। फिगर गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, इसका ऐसा फिगर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर
यानी जो सीढ़ियाँ होंगी उसकी जो सीढ़ी लगाएंगे हम पोल पर चढ़ने के लिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, यानी उस सीढ़ी की लेंथ क्या होनी चाहिए जब उस सीढ़ी को हॉरिजेंटल प्लेन के 60 डिग्री इंक्लाइन करके पोल पे लगाया जाए, ठीक है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ लेडर, यानी और ये भी बताना है कि जो पोल के फुट हैं यानी पॉइंट डी है, यहाँ से सीढ़ी को कितनी दूरी पे लगाया जाए, यहाँ से सीढ़ी के जो फुट होंगे यानी सीढ़ी को एक तो पोल पे लगा दिया जाएगा और जो सीढ़ी के फुट होंगे उसको उससे कितनी दूरी पे लगाया जाए कि वो वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम गिवन है। देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हमारे पास है एडी एक पोल है, ठीक है, जिसकी क्या है हाइट गिवन है हमें 5 मीटर, और दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एडी पोल से 1.3 मीटर बिलो यानी नीचे क्या है रिपेयर वर्क यहाँ तक पहुँचना है कि वो रिपेयर वर्क को वर्कआउट कर सके रिपेयर वर्क पे, ठीक है। तो अगर टोटल हाइट 5 मीटर है और टोटल हाइट में से 1.3 मीटर नीचे उसको वर्क करना है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगी बी डी, ये क्या होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, हम टोटल 5 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए इस डायग्राम को पहले लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। वी हैव फिगर गिवन in which AD is the height of pole which is equals to 5 मीटर गिवन है हमें, ठीक है। दूसरी चीज AB या B is point below top of the pole 1.3 मीटर, ठीक है। Then and BC is the length of ladder to be found and angle of inclination of ladder is equals to 60 डिग्री, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब क्या करेंगे हम, हमें चाहिए इन ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल BDC। हमारे पास BD इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए BD चाहिए, तो BD के लिए हम क्या करेंगे AD माइनस AB विच इज 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर दैट इज 3.7 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई BD की लेंथ आ गई। अब देखिए ट्राइंगल BDC में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, हमें निकालना है लेडर की लेंथ। यानी अब देखिए ऐसा हमें फंक्शन ढूंढना है एंगल्स में, साइन कोसाइन टेन में, जिसमें एक तो परपेंडिकुलर आता हो और एक हाइपोटेनियस आता हो।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है किसमें, साइन में। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, BD अपॉन BC। ठीक है दोस्तों, और ये BD मेरे पास है 3.7 और BC मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं साइन 60 की वैल्यू रख रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू है मेरे पास में √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन BC। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो मेरे पास आ जाएगा 37×4, तो ये हो जाएगा 7.4 √3/3। ठीक है, अब हमारे पास BC इज इक्वल्स टू 7.4 इंटू 1.73/3, ये भी है। हमें वैल्यू गिवन है √3 की 1.73, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 3 2 = 6, 1 3 4 = 12, 3 6 = 18, तो ये हो जाएगा 2.46 इंटू 1.73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास ये आ रही है अप्रॉक्स BC की वैल्यू आ रही है हमारे पास अप्रॉक्स 4.26 मीटर। यानी जो हमें BC लेंथ ऑफ लैडर चाहिए वो अप्रॉक्स कितनी आएगी, ये अप्रॉक्स में आएगी 4.26 मीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई क्या, 4.26 मीटर अप्रॉक्स। अब हमें चाहिए कि DC यानी पोल से कितनी दूरी पे लैडर के फुट को प्लेस किया जाए। तो हमें क्या चाहिए, DC चाहिए। और DC निकालने के लिए हमें BD पता है और DC पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस के लिए 10 60 के लिए हमारे पास BD अपॉन DC आ जाएगा। तो यहाँ से BD हमें गिवन है 3.7, DC हमें पता नहीं है। और यहाँ से 10 60 होता है किसके इक्वल, √3 के इक्वल। और DC हो जाएगा 3.7 अपॉन 1.73। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17×34, यानी इसको ऐसे मान लो पॉइंट बताओ, तो 17×34 ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर अप्रॉक्स। यानी हेंस length of ladder is equals to 4.26 approx, and distance between pole and ladder is equals to 2.14 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होगा। दोस्तों इस चैप्टर में कैलकुलेशन देखिए, इस चीज़ के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ
कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपको, पॉइंट का ध्यान रखना है, और कहीं पे भी कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आपसे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, या हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन में जो आप डायग्राम बनाओगे, तो सबसे पहले तो उस डायग्राम को आप यहाँ पे एक ब्रीफ जानकारी दोगे उसमें, कि उस डायग्राम में आपने हाइट क्या ली है, एंगल क्या है, लेडर या कोई भी चीज़ हो जिसकी इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग की हाइट दे रखी हो, टावर की हाइट दे रखी हो, फुट ऑफ द टावर, और कोई ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच की डिस्टेंस हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि एंगल कौन सा है, कितना है, ठीक है। और उसके लिए आप कौन सा क्या ले रहे हो, कौन कौन से आपको साइड्स यूज़ करके आप कौन सा फंक्शन ले रहे हो, साइन, टेन, कॉस, उन सबको यूज़ करके फिर आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर 4 मार्क का ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है इस टाइप का, तो उसमें हाफ मार्क का डायग्राम अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और हाफ मार्क ये जो टोटल आप शुरू में सब डायग्राम को डिस्क्राइब करते हो ये इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लिखना है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद में पूरी कैलकुलस को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एग्जाम्पल 2 हुआ। इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। यानी एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और वो 28.5 मीटर दूर है किससे, एक चिमनी से, ठीक है। यानी एक ऑब्जर्वर है और चिमनी के बीच की डिस्टेंस है 28.5 मीटर, और ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, यानी ऑब्जर्वर की आइज से और चिमनी के टॉप के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट पता करनी है। देखो दोस्तों कैसे है, ये इस टाइप का कुछ बन रहा है हमारे पास में। सबसे पहले एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ से ठीक है दोस्तों। देखिए इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, या इधर लिख देते हैं 1.5 मीटर टॉप, ठीक है। और साथ में ये गिवन है कि कितनी दूरी पे खड़ा है। अगर इसको हम यहाँ पे इसका पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। अगर इसको मैं ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी पॉइंट मान लूँ, और इसको सी, यहाँ पे डी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और ये ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें हमारे पास ए बी क्या है, चिमनी है, तो लिख देंगे लेट ए बी be the height of chimney, ठीक है। उसके बाद B is an observer, with height 1.5 meter, and BE is equals to DC is the distance between observer and चिमनी, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास। और क्या चीज़ रह गया, ए बी हाइट हो गई चिमनी की, डी ई हाइट हो गई ऑब्जर्वर की, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ऑब्जर्वर ये है 28.5 मीटर। अब देखिए इन ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ACD, ACD राइट एंगल एट C, ठीक है। ये कितने का हो जाएगा, 90। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी टोटल, अगर इस पूरे फिगर की बात करेंगे तो AC प्लस CB। तो अगर जब कभी भी आंसर आएगा तो हमें पहले हम AC निकालेंगे, उसमें 1.5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है डिस्टेंस ये वाली, यानी हमें DE पता है, DC पता है 28.5 ये, तो 28.5 ये होगी, ठीक है। तो वी हैव टू चूज, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios which include, देखिए हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो क्या इंक्लूड करे, जिसमें बेस और एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है हमें, हमने इसमें लिखा ही नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ चिमनी 45 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिखा ही नहीं 45 डिग्री। हमें ऐसा चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस आता हो और AC हमें फाइंड करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर आता हो, ठीक है दोस्तों। तो इंक्लूड, विच इंक्लूड बेस एंड परपेंडिकुलर, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो देखिए वी यूज, हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, वी यूज टेंजेंट, tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री को अगर मैं यूज करूँगा इस एंगल के लिए, और ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर AC अपॉन DC, और AC हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन DC हमें पता है। DC किसके इक्वल है, BE के इक्वल है, जो 28.5 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 28.5। तो यहाँ से मेरे पास AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया ये AC की डिस्टेंस, AC की हाइट ये हो गई 28.5 मीटर। लेकिन अभी ये जो हाइट मिली है पूरी चिमनी की हाइट नहीं है, चिमनी की हाइट क्या है मेरे पास, AC प्लस CB। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, द हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू AC प्लस CB, और ये हो जाएगी मेरे पास में 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, दैट इज 30 मीटर। आंसर हमें यही निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी।
चिमनी की हाइट क्या आ गई 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आसान क्वेश्चन था और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमें ऑब्जर्वर गिवन था एक 1.5 मीटर हाइट का, हमने ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लिया। उसके हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 45 डिग्री। एक चिमनी के टॉप पर चिमनी की हाइट हमने ड्रॉ कर ली AB। ठीक है, अब हमारे पास में ट्राइंगल बन रहा है ACD। जो ऑब्जर्वर था उसकी हाइट से हॉरिजॉन्टल लेवल का हॉरिजॉन्टल और चिमनी का जो टॉप था उसको लेके ACD ट्राइंगल बन रहा था। उसमें हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री। हमें बेस पता था, परपेंडिकुलर निकालना था, तो बेस और एंगल का जो सिंक्रोनाइज होता है वो टेंजेंट में आता है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो टेंजेंट ऑफ 45 निकाला हमने, तो उसके हिसाब से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। AC आ गई 28.5 और हमें पता है ऑब्जर्वर की हाइट क्या है DE, और जो हाइट DE की होगी वही हाइट BC की होगी। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा 1.5, दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आ गई हाइट ऑफ चिमनी आ गई 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे पास है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है P कहीं पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी एक पॉइंट दे रखा P और उस पॉइंट से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप पे कितना है 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग होइस्ट किया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45। और जो फ्लैग का जो फ्लैग स्टेप है, डंडा है जिसमें फ्लैग को लगाते हैं, उस पर P पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। देखिए क्या कह रहा है, ये है इस तरीके से बन रहा है डायग्राम इसका, कि सबसे पहले तो एक बिल्डिंग है, सबसे पहले एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और एक बिल्डिंग है, टेन मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, और ये पॉइंट P है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए क्या कर रहा है, ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप पे क्या है, अगर इस बिल्डिंग को मैं थोड़ा ऐसा बड़ा मान लेता हूँ, ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसके टॉप पे जो फ्लैग होइस्ट किया है ना, उस फ्लैग को हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे हमने क्या कर दिया, फ्लैग होइस्ट कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फ्रॉम P। फ्लैग स्टेप क्या होता है, देखिए जिसमें जो ये डंडा होता है इसको फ्लैग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंट P से इसके टॉप पर, पॉइंट P से और इसके टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, यानी ये लेंथ निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, और इस बिल्डिंग की इस पॉइंट P से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या है, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसको पॉइंट मान लेते हैं हम A, इसको पॉइंट मान लेते हैं B, ये हमारा पॉइंट हो गया C। ठीक है, क्या क्या हमने क्या क्या चीज़ मानी है उसको लिख लेते हैं सबको।
देखिए सबसे पहले हमारे पास है ए बी, सॉरी ए बी नहीं, सबसे पहले बी सी। सबसे पहले बी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी गिवन है हमें? 10 मीटर। ठीक है, ए सी इज हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, ये हमें निकालनी है। उसके बाद में एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। और ये क्या है? ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, और एक एंगल हमारे पास एंगल सी पी बी, ये हमारा 30 डिग्री के इक्वल है। और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। इन दिस डायग्राम वी हैव टू राइट एंगल triangle P B C and triangle P B। ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए इसमें, P B C एंड P B A। और हमारे पास ये कितना है? ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर और हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें पी बी निकालनी है। पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। तो हमारे पास पी बी यानी हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें हमारे पास बेस आए और परपेंडिकुलर आए। तो क्या करेंगे? यूजिंग इन ट्राइंगल PBC, using trigonometric ratio tangent of 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल है। इसमें देखिए tan 30 क्या होगा? tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास BC है और बेस मेरे पास PB है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू BC की मेरे पास हाइट गिवन है कितनी? 10 मीटर और मेरे पास PB नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे पास PB आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी मेरे पास क्या आ गई? पॉइंट P और B के बीच के डिस्टेंस आ गई। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 10√3। इसको लिख देंगे 10√3
और इसको ज़्यादा ब्रीफली अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। ठीक है, आंसर जिस तरीके भी चाहिए, अगर √3 में चाहिए तो 10√3 हो जाएगा, और अगर वैल्यू में चाहिए तो 17.3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गई हमारे पास क्या डिस्टेंस, तो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P is 10√3 मीटर और 10 into 1.73 that is 17.3 मीटर। ठीक है, पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट। तो बिल्डिंग की डिस्टेंस तो आ गई पॉइंट से। अब देखिए, ये तो हो गया क्या एक क्वेश्चन। अब इन ट्राइंगल, अब हम देखेंगे ट्राइंगल PBA में, इन ट्राइंगल PBA। ठीक है, PBA में हमें चाहिए इसकी हाइट, तो अभी हमें ये पता नहीं है लेकिन ये पता है। तो पूरे ट्राइंगल में देखिए ये डिस्टेंस आए और बेस आए, तो कौन सा लेंगे? वही जो हमने पहले लिया 10। तो क्या लिखेंगे? 10 ऑफ, हमारे पास एंगल कितना है? 45 डिग्री है फ्लैग स्टेप के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन PB, यही होगा। और AB देखिए, AB कितना है? AB है BC प्लस CA, या फिर मैं लिखूँ AC प्लस CB अपॉन PB। मेरे पास कितनी आ गई? 10√3 आ गई। अभी हमने सॉल्व किया, 10√3 आई है। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या होता है? 1045 की वैल्यू होती है 1। मेरे पास आ गया यहाँ से AC प्लस CB की वैल्यू है मेरे पास कितनी? 10 मीटर। 10 मीटर अपॉन 10√3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 इज इक्वल्स टू AC प्लस 10 मीटर, या ओनली 10 भी लिखें। तो यहाँ से मेरे पास AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10√3 माइनस 10, और इसको हम लिख सकते हैं 10 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1। और यहाँ से देखिए 10 इंटू में √3 की वैल्यू 1.73 होती है, माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास 10 इंटू में 1.73 में से अगर 1 गया तो 0.73 बचेगा मेरे पास में। और मैं 0.73 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 7.3 मीटर। ये क्या होगा? AC। देखिए अब AC क्या है? हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप है ना, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम? हेंस लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप 7.3 मीटर। और ये क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी हमसे, एक तो डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी P पॉइंट से और डिस्टेंस B तक की डिस्टेंस पूछी गई थी जो 17.3 आ गई। और दूसरी चीज़ पूछी थी फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, यानी ये जो फ्लैग स्टेप है इसकी लेंथ, ये हमारे पास कितनी आ गई? 7.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास में, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, तो इसको आप एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। यानी एक टावर है जिसकी शेडो, टावर ग्राउंड लेवल पे ही है और उसकी शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का अल्टीट्यूड है वो कितना है?
30 डिग्री है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। लॉन्गर कितनी है? 40 मीटर लॉन्गर है। किससे लॉन्गर है? जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, और वो लॉन्गर है जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है उससे। फाइंड द टावर हाइट। देखिए डायग्राम बनाते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये कह रहा है एक टावर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक टावर बनाएंगे। एक टावर बना दिया हमने, और ये कह रहा है कि सन का जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री है ना, तो जैसे मान लीजिए सन यहाँ पे पहले सन यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे सन होगा तो इसकी शेडो होगी वो इतनी होगी, ठीक है। फिर सन का एल्टीट्यूड जो सन है इसका एल्टीट्यूड मान लो ये सन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जैसे ये सन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? इसकी जो शेडो बनेगी वो और लंबी बनेगी, तो मान लेते हैं वो शेडो यहाँ तक बन रही है, ठीक है। हमारे पास ये डायग्राम बन रहा है। ये क्या है हमारे पास? इसको मान लेते हैं हम ए बी सी एंड डी। और देखिए जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, तो जो शेडो है ना वो शेडो पहले वाली शेडो से कितनी लॉन्गर है? 40 मीटर, यानी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि जब सन यहाँ पे था तो टावर की शेडो बी से सी तक जा रही थी, और जैसे ही सन थोड़े टाइम के बाद रिप्लेस हुआ होगा या अपनी जगह से थोड़ा दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ होगा, तो टावर की लेंथ क्या थोड़ी बढ़ गई होगी, टावर की शेडो की लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई होगी, और वो कहाँ पे चली गई? डी पॉइंट पे। तो जो डिस्टेंस शेडो आ रही थी टावर की वो बी सी थी, और जब 30 डिग्री एंगल हुआ, जब अल्टीट्यूड सन का 30 डिग्री हुआ, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? बी डी। तो बी डी की लेंथ है वो बी सी से कितनी ज़्यादा है? 40 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। दोस्तों हमारे पास ये डायग्राम बना, तो डायग्राम में देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल बताया हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी टावर बिल्डिंग होगी वो और ग्राउंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या इस तरीके से क्या है। देखिए सबसे पहले ए बी इज ए टावर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। दूसरा बी सी इज द डिस्टेंस, this is the shadow when sun's altitude is 60 degree, ठीक है। and BD is the shadow of tower when sun's altitude is 30 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये हमारे पास आ गया, हाइट आ गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टाइम 60 डिग्री है, सन्स अल्टीट्यूड
डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम हो गया। अब देखिए इन फिगर लेट AB is equals to H, that is height of the tower, and BC is equals to X meter. Length of shadow when sun's altitude is equals to 60 degree. ठीक है, now we have BD is equals to क्या हो जाता है, देखिए एक बार ये देख लिए टोटल डिस्टेंस BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC प्लस DC, और ये हमारे पास में BC कितना है, अभी हमने मान लिया x मीटर प्लस वो हमें पता है 40 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कितने ट्राइंगल हो गए, नाउ वी हैव 2 right angle triangle ABC and triangle ABD। ठीक है, 2 ट्राइंगल हो गए हमारे पास में, ट्राइंगल ABC एंड ABD, ये पूरा बड़ा वाला। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स पे मेरे पास ये पता है मुझे, ये कितने मान लिया हमने, x मीटर मान ली। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेरे को h ये और ये हमने h हाइट मान ली इसकी, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ABC में मुझे ऐसा रिलेशन, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें मेरे को परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाए। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है किसमें, tan में, तो मेरे पास है tan 60 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, और ये मेरे पास है AB है मेरे पास हाइट h और BC है मेरे पास x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी h इज इक्वल्स टू x√3। ठीक है, मीटर में आएगी ये भी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। ठीक है, नाउ नहीं, अब ये ट्राइंगल होगा ना एन, इन ट्राइंगल ABD हमारे पास है tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, tan भी वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 के लिए हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन BD, और जो हमारे पास क्या है AB तो हमारे पास है h, और BD हमारे पास देखो हमने यहाँ पे निकाला था x प्लस 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास tan 30 इज इक्वल्स टू, और tan 30 को इधर लिख लेते हैं, tan 30 की वैल्यू लिख लेते हैं फिर इसको दोबारा, tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 40।
यहाँ से मेरे पास 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू h/x+40। और यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x+40 इज इक्वल्स टू h√3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या थी, x√3 थी ना। तो इसको मैं इक्वेशन अगर 2 मान लूँ तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है कि हमने h की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा x+40 इज इक्वल्स टू h की जगह क्या लिखेंगे हम, x√3 और h के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे √3, हमारे पास √3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हो गया x+40 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ से मेरे पास x को मैं इधर ले आऊँगा, 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 2x। और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 40/2 कट करेंगे तो आ जाएगा 20। यानी x हमने क्या माना था, x हमने BC की डिस्टेंस मानी थी, यानी शैडो है ये। शैडो कब है, जब सन का अल्टीट्यूड कितना था 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितनी आ रही 20 मीटर। ठीक है, x की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब क्या चाहिए हमें, h चाहिए। तो अब x की वैल्यू क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 20 पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x√3, ये हो जाएगा 20√3 मीटर। अगर ये हमसे इक्वेशन में √3 की वैल्यू दी जाती है तो यहाँ से क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज इतना ही आंसर ठीक है। अगर नहीं दी गई है तो आंसर इतना ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, ए बी तो आ गई हमारे पास 20√3, ये भी हमारे पास आ गई है क्या 20√3 मीटर, और ये हमारे पास BC आ गई 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टावर हाइट। टावर हाइट पूछी थी तो टावर हाइट कितनी आ गई 20√3, और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम्पल एग्जाम में कम से कम आप मानिए 5-7 बार आया हुआ है, तो इसको आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू x+40 लिखनी है, और ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल ABC लेंगे, उसमें tan ऑफ 60 लेके h और x का रिलेशनशिप निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर ABD ट्राइंगल में फिर दोबारा एक h और x+40 में रिलेशनशिप आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू या h की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन पुट कर दोगे, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल फिर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 6। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से और जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक तो है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और एक है हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है,
और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर टॉल जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे और उसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है में 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए ये एंगल 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है, ये, और यहाँ से एक इस बिल्डिंग के बॉटम पे। ठीक है, अब ठीक है, ये कोई पॉइंट P है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे, और ये हम स्मॉल बिल्डिंग है इसको A B मान लेते हैं, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसको PC मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ से देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, हॉरिजेंटल लेवल भी होगा एक, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। और अगर इस बिल्डिंग की हाइट AB है तो यहाँ इस बिल्डिंग की हाइट के इक्वल यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को मान लो हम D मान लेते हैं। तो अगर AB की हाइट क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 8 मीटर ही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके टॉप पे 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के AB के टॉप पे, वो तो कितना है, वो है 30 डिग्री, और जो बॉटम पे है वो एंगल है कितना, सॉरी ये एंगल तो है 30 डिग्री, और ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। ये अभी नहीं लिखेंगे हम, ये भी बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ जो हम प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, हॉरिजेंट, इसका भी नाम हम दे देते हैं PQ, जो हॉरिजेंटल लेवल हम मान रहे हैं इसका नाम देते हैं PQ। तो हमने एक अजम्पशन लिया था कि ग्राउंड और हॉरिजेंटल लेवल हमेशा कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, मतलब ये होगा, ये एक पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर हम देखते हैं लाइन PQ को और AD को, लाइन PQ और लाइन AD को अगर देखते हैं तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को AP एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, AP एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एंगल QPA जो कि एंगल 30 डिग्री है, एंगल QPA एंगल DAP के इक्वल होगा, यानी कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, क्यों होंगे इक्वल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये दोनों एंगल होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या फिर ओनली अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं इसको। सिमिलरली ऐसे ही PQ पैरेलल लाइंस और BC पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनको भी एक ट्रांसवर्सल PB कट कर रही है, PB। तो जब PB ट्रांसवर्सल कट करेगी तब भी दो एंगल बनेंगे, QPB एंड CBP, एंगल ये और एंगल ये, ठीक है, ये दो एंगल बनेंगे। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, ये दोनों एंगल भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप अब क्या करते हैं, हाइट डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। इन द फिगर AB is 8 meter tall building
and PC. PC is multi-story building. ठीक है, and BC is the distance between two buildings. ठीक है, BC 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम हो गया। अब देखिए एज लिख, जो हमने अभी बताया पैरेलल लाइंस के लिए वो लिख लेते हैं, एज PQ एंड AD आर टू पैरेलल लाइंस and AP is a transversal. AP is a transversal. Then angle QPA is equals to angle DAP. क्यों? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल QPB इज इक्वल्स टू एंगल CBP, वही अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल है एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल PAD, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है PBC। ठीक है, तो अगर हम लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड हाइट क्या मान लेते हैं? हाइट मान लेते हैं h। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी height of multi-story building is equals to h मीटर। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? h मीटर। ठीक है, तो देखिए अब इन ट्राइंगल PAD, ठीक है, राइट एंगल एट B, हमारे पास ये कितना है? 30 डिग्री हुआ और ये 45 डिग्री हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास ये हाइट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमने अभी लेग सपोज करा है कितना x, अगर मैं इसको x करूं, x मान के चलूं, जो हमने अभी सपोज करा है
x मीटर। और इस ट्राइंगल में ट्राइंगल में PAD में अगर BCX है तो AD क्या होगा, AD भी x होगा। BC इज इक्वल्स टू x है तो इसको, ये BC के इक्वल है ना, क्या होगा, AD भी इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ये वाली हाइट BC जो हमने PC जो हमने पूरी हाइट मानी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, ये हाइट पूरी h है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये हाइट पता है, तो h में से अगर 8 को हटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, ये हाइट हमारे पास बचेगी सिर्फ h माइनस 8। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं ये और ये, यानी परपेंडिकुलर और बेस आना चाहिए हमारे पास। तो क्या लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, मेरे पास होगा PD अपॉन AD। ठीक है, PD अपॉन AD हो जाएगा। और PD देखिए, PD क्या है हमारे पास, PD है h माइनस 8 अपॉन AD क्या है, AD हमने मान लिया x में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 8 अपॉन x। और यहाँ से हमारे पास सिंपली x इज इक्वल्स टू आ जाएगा h माइनस 8 √3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन ट्राइंगल PCB जो लार्जर ट्राइंगल है PCB राइट एंगल एट C। ठीक है, तो हमारे पास ये हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये हमारे पास अभी भी है, और x में हमने एक रिलेशनशिप निकाली थी। तो क्या लेंगे, BC और परपेंडिकुलर आना चाहिए हमारे पास में। तो हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये आएगा हमारे पास क्या, PC अपॉन BC। हमारे पास PC कितना है, h मीटर है, और BC हमारे पास क्या है, x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1। तो हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल्स टू x। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए हमारे पास h और x क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और हाइट निकालनी है यानी h निकालना है। तो h किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू h माइनस 8 √3 और x इज इक्वल्स टू 1√8, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, x के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू h माइनस 8 √3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। h इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 माइनस 8 √3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या फिर इसको इधर ले जाएंगे, h को इधर ले जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 8 √3 इज इक्वल्स टू h √3 माइनस h। और इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर h को कॉमन निकाल लूँ मैं, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास
हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये तो आ गई हाइट, यानी इस टावर की हाइट आ गई। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, h और x बराबर है, h की और x की जो हाइट है वो इक्वल है। सो h इज इक्वल्स टू x, देन x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 8√3 अपॉन √3 माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 8√3 और √3 माइनस 1। ये यहाँ पे हो गया, लेकिन एक चीज़ और देखनी है हमें, क्या कि हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में अपॉन में क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। अंडर रूट नहीं आना चाहिए नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, एक बार उधर देख लेते हैं। हमारे पास h और x इज इक्वल्स टू है हमारे पास 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8√3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 × 3 हो जाएगा प्लस 8√3 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और देखिए ये हो गया 8 3 = 24 प्लस 8√3 अपॉन 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम 8 कॉमन भी निकाल लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 प्लस नहीं 8 नहीं 2 बच रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे 2, और ये बचेगा मेरे पास 12 प्लस 4√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा 12 प्लस 4√3। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास हाइट और जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में कितनी आ गई 12 प्लस 4√3। इसमें अभी भी हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर हमारा ये ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या एग्जाम्पल 6 हो गया। अब हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या है, देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है एग्जाम्पल 7 बुक का। यह फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, यानी एक रिवर है उसके अक्रॉस एक ब्रिज है और उस ब्रिज पर कोई पॉइंट है पी पॉइंट। ये रहा डायग्राम, इसका पहले ही बना लिया हमने। ठीक है, तो उस पी पॉइंट से वो क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए रिवर, यानी उस ब्रिज के नीचे से एक रिवर जा रही है। ठीक है, और इस रिवर के जो दोनों तरफ के अपोजिट साइड्स के दोनों बैंक्स हैं यानी किनारे हैं, उन किनारे पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी अगर ये ब्रिज है और ये ब्रिज पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, और ये जो बैंक है ना यहाँ, इससे इसकी हाइट कितनी है रिवर से, जो इन दोनों की इनका लेवल जो है उससे ब्रिज की हाइट कितनी है 3 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। हमें क्या निकालना है, ये रिवर की जो विड्थ है ना ये निकालनी है, पॉइंट ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। ये ब्रिज है, ब्रिज पे कोई पॉइंट पी है, पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल से 30 डिग्री डाउन में देखा तो यहाँ पे ए पॉइंट पे देखा, 45 डिग्री देखा तो बी पॉइंट पे देखा। तो हमें क्या पता है ये कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ए बी लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, और अगर पैरेलल है ये दोनों लाइन तो मेरे पास एंगल पी ए सी
एंगल पी ए सी, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और सेम एंगल पी बी सी, ये कितना हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री, वही अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और ये पी बी और पी ए क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए ए एंड बी आर opposite banks of river, ठीक है। PC is the height of bridge, ठीक है। एंड P is a point on the bridge, angle of depression are 30 degree and 45 degree at opposite sides of river, ठीक है। ये हमारे पास फिगर का डिस्क्रिप्शन आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, नाउ वी हैव two right angle triangle, figure angle triangle, कौन कौन से ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है पी सी ए, ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं हम पी सी बी, ट्राइंगल पीसीबी में देखिए हमारे पास एंगल क्या है 45 डिग्री, और हमें हाइट पता है, हाइट पता है, हमें ये निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लेंगे, बी सी और हाइट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे। तो हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन बी सी, और पी सी हमें पता है कितना है, 3 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, बी सी का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 3 मीटर अपॉन बी सी, और यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू आ गया कितना 3 मीटर, ठीक है। यानी रिवर के एक बैंक से और जहाँ पे पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर पे सी पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इन ट्राइंगल पी सी ए हमारे वापस क्या चाहिए, ए सी चाहिए, और ए सी के लिए ए सी को लेना पड़ेगा और साथ में परपेंडिकुलर को लेना पड़ेगा, एंगल है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी सी अपॉन ए सी, और हमें पी सी पता है कितना है 3 मीटर अपॉन ए सी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आगे देखते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए सी,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, AC की डिस्टेंस आ गई। अब हमारे पास AC भी है और BC भी है, तो डिस्टेंस, या फिर इसको लिख सकते हैं हम width of the river इज इक्वल्स टू, क्या होगी width ऑफ द रिवर, ये होगी AC प्लस BC होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये AC हमारे पास पहले है 3 प्लस, और ये आ गया हमारे पास 3√3। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो आ जाएगा √3 + 1। ये हो गई width ऑफ द रिवर AB। ठीक है, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई हो हमें, √3 की 1.732, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल 7 भी सॉल्व हो गया। इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक पॉइंट से किसी रिवर के दोनों बैंक्स पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री 45 डिग्री। हमने 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने हमारे पास, PCA और PCB। पहले ट्राइंगल में लिया हमने PC/BC किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 45 1 होता है। यहाँ से हमारे पास BC इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 मीटर आ गया। दूसरा ट्राइंगल हमने PCA लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, तो यहाँ पे 3m/AC आ गया। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो AC की वैल्यू √3 आ गई। अब हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल विड्थ कितनी है, AC प्लस BC है, तो हमने क्या किया, AC प्लस BC को ऐड कर दिया, और ऐड करने पर हमारे पास आंसर 3 इंटू 3√3 + 1। ये क्या है, टोटल विड्थ ऑफ द रिवर। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। दोस्तों, इस तरीके से हमने बुक में जो जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो गिवन है वो सारे सॉल्व कर लिए हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में भी आएंगे, और ये भी आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।